नमस्कार। माँ प्रज्ञा कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती प्रसाद सोने आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम BA B.Ed थर्ड ईयर की क्लास पढ़ेंगे। BA B.Ed थर्ड ईयर की क्लास पढ़ेंगे और इसमें भी अकबर जो अपना अभी टॉपिक चल रहा है और आज हम अकबर के जो सिक्के हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट, और यह है अकबर की 15वीं क्लास, पार्ट 15। डियर बच्चों, इससे पूर्व वाली कक्षाओं में हमने अकबर के विभिन्न शासनकाल के विभिन्न बातों का अध्ययन किया था, जिनमें अकबर की शासन प्रशासन, आईन दहसला जो मैंने इससे पिछली वाली क्लास में पढ़ाई थी, और अकबर के विभिन्न कर आदि इनके बारे में मैंने आपको बताया था। भूमि के 4 प्रकारों के बारे में मैंने आपको बताया था। किंतु आज हमारे अध्ययन का विषय है अकबरकालीन सिक्के, टकसाल। सिक्के टकसाल में निर्मित होते थे, तो इनका विस्तृत रूप से हम अध्ययन करेंगे। क्लियर? अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में अकबर ने अपने पूर्ववर्ती सुल्तान सम्राटों की टकसालों की प्रणाली ही चालू रखी थी। यानी अकबर ने पूर्व अपने शासन के पहले जब वह शासक बना था तो उसने अपने जो टकसाल थे, जो निर्माता सिक्के कर रहे थे, वही जारी रखी। किंतु अकबर को समय मिला और इसकी तरफ भी अकबर ने ध्यान दिया। बहुत साधारण से परिवर्तन किए। उदाहरण के लिए सिक्कों के ऊपर उपाधियां सहित अपना नाम खुदवाना, यानी सिक्कों पर स्वयं का नाम खुदवाया। सिक्के ढालने का स्थान, वर्ष आदि अंकित कराना, यानी स्वयं का नाम, उपाधि और वर्ष अंकित करवाए। क्लियर? अंकित करवाए। अकबर की टकसाल छोटे अधिकारियों के प्रबंध में थी। यह अधिकारी चौधरी कहलाते थे, यानी टकसालों का जो प्रमुख अधिकारी था वह चौधरी कहलाता था। टकसालों में एक सूत्रता बहुत कम थी, यानी जो विभिन्न टकसालें थी उनमें एक जैसी भावना बहुत कम थी। 1577 में सम्राट ने टकसालों में सुधार करना चाहा और ख्वाजा अबू समद शिराजी के नाम के एक प्रसिद्ध कलाकार एवं सुलेखक को दिल्ली की शाही टकसालों का सुप्रिटेंडेंट नियुक्त किया, यानी अब्दुल सम्मद को शाही टकसालों का हेड नियुक्त किया, क्योंकि वो कलाकार था और उसकी लेखनी अच्छी थी। उसे सुप्रिटेंडेंट नियुक्त किया। सूबों की राजधानी में भी जो टकसालें अब तक चौधरियों के प्रबंध में थी, उनको जिम्मेदार और योग्य अधिकारियों के सुप्रबंध में रखा गया, यानी जो चौधरी थे उनको हटाकर अच्छे प्रशासनिक अधिकारियों की वहां पर नियुक्ति की। उनको जिम्मेदार और योग्य अधिकारियों के सुप्रबंध में रखा। वे सब अब्दुल सम्मद के अधीन कर दिए गए, यानी अब जो प्रांतों में जो टकसालें थी वह सारी की सारी अब्दुल सम्मद के नियंत्रण में रख दी, यानी प्रांतों की टकसालें भी अब अब्दुल सम्मद के निर्देशन में कार्य करेगी। ख्वाजा अब्दुल सम्मद के नीचे दिल्ली की टकसाल में एक दरोगा, सहायक सुप्रिटेंडेंट। क्लियर? एक सराफी, एक अमीन दरोगा का सहायक, और एक मुशरिफ, एक अकाउंटेंट, एक तोलने वाला, एक धातु को गलाने वाला, एक प्लेट को बनाने वाला, एक व्यापारी जो सिक्कों के लिए सोना चांदी और तांबा दिया करता था, आदि कर्मचारी नियुक्ति की। यानी सिक्के की ढलाई से लेकर वजन और उनको वेरिफिकेशन करने तक के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त कर दिए। इतना ही कर्मचारी संभवतः लाहौर, जौनपुर, अहमदाबाद, पटना, बंगाल आदि की प्रांतीय टकसालों में भी कार्य करते होंगे।
होंगी। यानी इस प्रकार की जो व्यवस्था थी वो अन्य सुप्रीटेंडेंट के जो उसके सहायक थे उनको भी यह आदमी सौंपे और उन्होंने एक विशेष प्रकार से सिक्के ढालना प्रारंभ किया। टकसालों में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। यानी अकबर के समय ये जो सिक्के थे ये सोने, चांदी और तांबे की धातुओं से निर्मित सिक्के थे। क्लियर? यानी सोने के सिक्के भी चलते थे, चांदी के भी चलते थे और तांबे के सिक्के भी चलते थे। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। यानी रुपया नाम का जो सिक्का था वह चांदी का था। रुपया चांदी का था, चांदी का था। आजकल के रुपयों की भांति ही गोल शक्ल का था, होता था। उसके तोल 172.5 ग्राम था। यानी यह सिक्का गोल था और इसका वजन 172.5 ग्राम था। अकबर ने एक चौकोर रुपया निकाला जिसे जलाली कहते थे। यानी एक सिक्का और निकाला जिसको जलाली कहते थे। जलाली कहते थे, परंतु यह जनता द्वारा गोलाकार रुपए की भांति पसंद नहीं आया। यानी चौकोर जो सिक्का था यह जलाली चौकोर था जो जनता को पसंद नहीं आया था। रुपए का आधा, चौथाई, 8वां, 16वां, 20वां भाग भी सिक्के के अनुरूप ढाले जाते थे। यानी सिक्के के जो छोटे सिक्के थे उनको भी एक अनुपात में डाला गया था। तांबे का सिक्का दाम अथवा पैसा या फलूस होता था। यानी तांबे के जो सिक्के थे वो फलूस, दाम आदि इनके नाम थे। ये तांबे के सिक्के थे। इसकी तौल 3 to 3.5 ग्राम बैठती थी। तांबे दाम और रुपए में 1 और 40 का अनुपात था। यानी दाम जहाँ 40 है वहीं रुपया 1 है जो चांदी का था। इनमें 1/40 का 40 का डिफरेंस था। ये दाम क्लियर? 1:40 का अनुपात था। स्वर्ण का सबसे अधिक प्रचलित सिक्का इलाही था। यानी सोने का जो सिक्का था वह इलाही, सोने का सिक्का इलाही था। क्लियर? जो 10 रुपए के बराबर होता था। यानी 10 रुपए इसका मान था। यानी एक इलाही बराबर 10 रुपए। यानी चांदी के 10 रुपए एक सोने के सिक्के के बराबर थे। इनमें यह अनुपात था। और 40 चांदी के 40 दाम और एक चांदी का सिक्का, यह अनुपात था। यानी 40 चांदी के दाम होंगे, तांबे के दाम होंगे तो वह एक चांदी के सिक्के के बराबर, और 10 चांदी के सिक्के एक सोने के सिक्के के बराबर, जिसे इलाही कहते हैं। क्लियर? इसको एक बार वापस मैं आपके सामने रख देता हूँ। सोना, चांदी और तांबा। एक सोने का सिक्का 10 रुपए के बराबर। क्लियर? एक चांदी का सिक्का 40 तांबे के दाम के बराबर था। इनका यह अनुपात था। यानी एक सोने का सिक्का चांदी के 10 सिक्के के बराबर था। एक चांदी का सिक्का तांबे के दाम थे जो 40 के बराबर थे। यानी 40 दाम मिलकर एक रुपया बनाते थे जो चांदी का था, और 10 चांदी के सिक्के मिलकर एक सोने का सिक्का बनाता था जिसे इलाही कहते थे। क्लियर? इलाही होता था। स्वर्ण का सबसे बड़ा सिक्का सब था, संसब। यानी इलाही और संसब, ये भी एक सोने का सिक्का था इलाही के अलावा।
जो तौल में 101 तोले से कुछ अधिक बैठता था और संभवतः ऊंचे दर्जे के व्यापारिक लेन देन में यह काम में लिया जाता था। विभिन्न धातुओं के इन सभी सिक्कों में शुद्ध प्रयोग धातु का लाया जाता था। इन सिक्कों की तौल पक्की और सच्ची रखी जाती थी, यानी इन सिक्कों का जो वजन है वो पक्का और सच्चा होता था तथा इनकी बनावट भी सुंदर और कलात्मक थी। सिक्कों के ऊपर सुंदर अक्षरों में उपाधियों सहित बादशाह का नाम, ढलाई का स्थान और वर्ष अंकित होता था, यानी टकसाल का नाम, वर्ष और बादशाह का नाम उस पर अंकित होता था। कुछ सिक्कों पर ही चित्र समान रेखाएं अंकित होती थी। संभवतः इनका उपयोग मेडलों के रूप में किया जाता था, यानी कुछ सिक्के ऐसे थे जो मेडल दिए जाते थे, वैसे भी थे। अपनी टकसाल को इतने अच्छे वैज्ञानिक आधार पर पहुंचा देने के लिए अकबर प्रशंसा का अधिकारी है, यानी सिक्कों में इस प्रकार के जो उत्कृष्ट उसने सुधार किए, इसके लिए वह अकबर प्रशंसा का अधिकारी है। और आधुनिक सिक्का शास्त्रियों ने उसके सिक्कों की बड़ी प्रशंसा की है। इतिहासकार विंसेंट स्पेन लिखता है, सिक्कों के विशुद्ध धातु का प्रयोग करने, उनके तौल पूरी कर रखवाने और उनका रूप स्वरूप सुंदर रखवाने के लिए अकबर विशेष प्रशंसा का अधिकारी है। मुगल सिक्कों को यदि रानी एलिजाबेथ अथवा उस समय के किसी अन्य यूरोपीय राजा से उनकी तुलना की जाए तो यह उत्तम सिद्ध होंगे। यानी स्पिल साहब ने कहा कि ऐसे सिक्के उनने डलवाए, अगर उनकी तुलना यूरोपीय या ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ के सिक्कों से की जाए तो भी अकबर के सिक्के अच्छे श्रेष्ठ साबित होंगे। अकबर और उसके उत्तराधिकारियों ने संभवतः सिक्कों का वजन अथवा विशुद्धता में कुछ कमी पेशी करने के लोभ लालच से बिगाड़ने की चेष्टा नहीं की, यानी इन सिक्कों में लोभ लालच की बात नहीं की गई, इसलिए उनके सिक्के सुंदर और सुडौल थे, अच्छे थे। अकबर के बहुत से सिक्कों का सोना तो विशेष विशुद्ध समझा जाता था, यानी अकबर के अगर सोने का सिक्का है तो विशेष प्रकार के सोने के सिक्के शुद्ध समझे जाते थे। मध्यकालीन न्याय प्रणाली इस्लामी न्याय नियम पर आधारित थी, जिसके अनुसार लोगों को दो भागों में बांटा जाता था। अब थोड़ी सी ये सिक्के हो गए आपके सामने, मैंने टकसाल की बात कर दी और अकबर के सिक्कों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर दी। अब न्याय के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अकबरकालीन न्याय व्यवस्था। वैसे तो न्याय का आदि स्रोत स्वयं सुल्तान था, बादशाह था, किंतु वह प्रांतों में, जिलों में, नगरों में अलग अलग उनकी व्यवस्था कर रखी थी, जो इस प्रकार है। मध्यकालीन न्याय प्रणाली इस्लामी न्याय नियम पर आधारित थी, जिसके अनुसार लोगों को दो भागों में बांट दिया था, यानी न्याय के जो नियम थे उनके अनुसार लोगों के दो भागों में बांट दिया था। एक तो मुसलमान धर्म मानने वाले और दूसरे अन्य धर्म मानने वाले गैर मुसलमान। दो प्रकार से न्याय व्यवस्था की गई थी, पहली जो इस्लाम के अनुसार इस्लाम जो मानते थे उनकी, और दूसरी जो गैर इस्लामी हो, यानी अन्य सभी आ जाएंगे। गैर मुसलमान राज्य के नागरिक नहीं माने जाते थे। गैर मुसलमानों को जिम्मी कहा जाता था, यानी गैर मुसलमानों को जिम्मी कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है कि ये लोग एक शर्त नामे पर रहते थे और उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगे रहते थे। मुकदमों का फैसला सम्राट मुस्लिम कानून के अनुसार स्वयं किया करता था, चाहे पक्ष विपक्ष में मुसलमान हो अथवा गैर मुसलमान हो, किंतु व्यवहार रूप में हिंदुओं के ऊपर उनकी जनसंख्या सबसे अधिक थी तथा जिनका अपना अत्यंत विकसित न्याय विधान था, यानी हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी और उनका अपना विकसित न्याय विधान था। इस्लामी कानूनों को आरोपित करना संभव नहीं था। फौजदारी के मामले में तो सभी के लिए इस्लामी कानून का ही व्यवहार किया जाता था, यानी फौजदारी अगर कोई मामला है तो उसमें जो इस्लामी कानून है वही उपयोग में लाया जाता था। किंतु दीवानी एवं धार्मिक मामलों में यदि विवाद के दोनों पक्षों में हिंदू होते तो हिंदू कानून का सहारा लिया जाता था। 75% लोग गांव में रहते थे और गांव ग्राम पंचायतों के रूप में संगठित थे, इसलिए देहातों में मध्यकालीन सुल्तानों को न्याय व्यवस्था की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी 75% लोग जो गांव में रहते थे उनकी तरफ जो बादशाह है उनको ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो अपनी अदालतें स्वयं की थी और अकबर की इन्हें मान्यता प्रदान कर रखा था। नगरों में जहाँ मुसलमान प्रजा का संबंध था, इसके सभी मामले
बादशाह द्वारा निपटाया जाता था। यानी नगरों में अगर कोई वाद विवाद हो रहा है तो बादशाह उनका निपटारा करेगा। लेकिन हिंदू प्रजा के वही झगड़े जो फौजदारी कानून के अंतर्गत आते थे, मुसलमानों और हिंदुओं दोनों पर एक समान लागू होते थे, शाही दरबार में पेश किए जाते थे। यद्यपि अकबर ने जब राज्य पर संबंधी इस्लामी सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया, यानी जो कानून है वो वैलिड है वही वह उपयोग में लेता था। तथापि पूर्ववर्ती सुल्तान सम्राटों के समय से चली आई हुई न्याय व्यवस्था में उसने कोई विशेष परिवर्तन नहीं किए थे। अधिक सुगम और कार्यशील बनाने के उद्देश्य से उसने कुछ व्यवहारिक तथा साधारण में परिवर्तन आवश्यक किए थे। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन इसको जिसने चालू किया था वह इस्लामी कानून के अधिकार क्षेत्र तक सीमित करना था तथा साथ ही सामान्य अथवा परंपरागत कानून को भी इस प्रकार विकसित करना था जिसके अनुसार अंतर्गत अधिक से अधिक मामले आ जाए। उदाहरण के लिए इस्लाम धर्म को छोड़ने तथा हिंदू धर्म या ईसाई धर्म का मत प्रचार करने के लिए इस्लामी न्याय विधान द्वारा प्रस्तावित मृत्युदंड को वह व्यवहार में नहीं लाता था। यानी इस्लाम धर्म को जिसने छोड़ दिया है उसमें मुसलमानों के जो मानते थे सुल्तान कि उनको मृत्युदंड दिया जाए, या हिंदू धर्म प्रचार कर रहे हैं, ईसाई धर्म प्रचार कर रहे हैं तो उनको भी मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। परंतु अकबर ये इस तरह की जो बातें हैं वह व्यवहार में नहीं लाता था। हिंदुओं के मुकदमे का फैसला करने के लिए उसने हिंदू न्यायाधीशों की नियुक्ति की थी। यानी हिंदुओं में अगर कोई वाद विवाद हो रहा है शहरों में तो उसके लिए हिंदू न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर रखी थी। साम्राज्य भर में सबसे बड़ा न्यायाधीश राजा होता था। अनादिकाल से चली आती हुई प्रथा के अनुसार उसका दरबार लगता था। वह स्वयं ही मुकदमों के फैसले करता था। आमतौर से राजा का दरबार ही अपील की सबसे बड़ी अदालत थी। यानी जो सुप्रीम कोर्ट था वो राजा ही था, वही उसके फैसले अंतिम और सर्वमान्य होते थे। ये सनातन संस्कृति में भी चली आ रही थी और बादशाह भी इस बात को मानता था। फैसले आमतौर पर अदालत होती थी, लेकिन कभी कभी वह नए नए मुकदमे भी लाया करता था। अकबर प्रत्येक दिन अक्सर थोड़ा सा समय निकाल लोगों की फरियादें सुनता और झगड़ों को निपटाता था। प्रत्येक गुरुवार को वह विधिवत अदालत करता था। यानी गुरुवार के दिन बादशाह सलामत स्वयं अदालत लगाएंगे और बड़े बड़े मामलों को सुनवाई करता था। वह स्वयं पक्ष और विपक्ष के लोगों के अतिरिक्त केवल न्याय विभाग के अधिकारियों द्वारा सच्चाई और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध अमीरों और सरदारों को ही वहाँ रहने की आज्ञा थी। यानी अकबर के जो दरबार थे जहाँ न्याय करता था वहाँ सच्चे और ईमानदार व्यक्तियों को ही रहने की अनुमति थी, बाकी को वह बाहर जाने की आज्ञा दे रखी थी। किसी नरसंस तथा क्रूर अपराध के लिए सूबे के गवर्नर को भी मृत्युदंड देने का अधिकार प्राप्त था। यानी किसी सूबेदार ने कोई ऐसा अपराध किया है गंभीर तो उसको भी दंड देने के लिए सुल्तान पीछे नहीं हटता था। आमतौर पर ये लोग ऐसे मामले बादशाह के पास भेज दिए करते थे और बादशाह ही सोच समझकर दंड की व्यवस्था करता था। यदि ठीक समझता था तो मृत्युदंड भी देता था। मृत्युदंड प्राप्त किसी व्यक्ति को फांसी देने से पहले 3 बार शाही आज्ञा लेनी पड़ती थी। यानी किसी को मृत्युदंड दिया जाता था या दे दिया गया है तो वह 3 बार शाही आज्ञा का उस पर पालन करना पड़ता था। यानी 3 बार और परमिशन लेनी पड़ती थी। सम्राट के पश्चात दूसरा न्यायाधीश प्रमुख काजी होता था। वह प्राय सदैव प्रमुख सदर भी होता था। उसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा होती थी। उसी की इच्छा पर्यंत वह अपने पद पर बने रहता था। यानी बादशाह सलामत की जब तक इच्छा है तो वह काजी या प्रमुख सदर अपने पद पर बना रहेगा, वरना उसको हटा दिया जा सकता है। काजी का वेतन नगद दिया जाता था। वेतन के अलावा उसे जमीन भी दी जाती थी जो मदद ए माशा कहलाती थी। मदद ए माशा काजी को दी जाने वाली जमीन मदद ए माशा कहलाती थी। अब तक प्रमुख काजी की मुख्य योग्यता इस्लामी धर्मशास्त्र का उसका ज्ञान तथा उसकी संकीर्ण मजहबी विचारधारा ही समझी जाती रही थी। लेकिन अकबर ने इस पद पर उन व्यक्तियों को नियुक्त करना प्रारंभ किया जिनके धार्मिक विचार उदार थे। यानी पहले जो संकीर्ण मानसिकता के लोग थे उनको नियुक्त किया जाता था, किंतु अकबर ने उन्हें हटाकर उदार विचार वाले व्यक्तियों को वहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की, काजियों की नियुक्ति की, जिनमें सभी मत संप्रदाय के लोग के प्रति सहानुभूति हो। यानी वह सभी धर्मों के जो लोग हैं उनके प्रति उनकी सहानुभूति भी देखी जाती थी। प्रमुख काजी बादशाह की अनुमति से प्रांत, जिला, नगरों में काजियों की नियुक्ति करता है। यानी उससे छोटे जो और प्रशासनिक इकाइयां हैं उन पर काजियों की नियुक्ति प्रधान काजी द्वारा की जाती थी। इसमें बादशाह की अनुमति लेना अनिवार्य था।
परगनों के सदर मुकामों में भी काजी नियुक्त किए जाते थे, किंतु गांवों में काजियों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यहाँ तो ग्राम पंचायत के द्वारा ही न्याय किया जाता था। यानी गाँव में किसी प्रकार की न्यायाधीशों की जरूरत नहीं थी, वहाँ के लोग ही वहाँ की कानून व्यवस्था को संभालते थे। सेना के लिए एक पृथक काजी नियुक्त था, जिसका अधिकार क्षेत्र सेना तक ही सीमित था। कभी कभी बड़े नगरों में एक से अधिक काजियों की नियुक्ति भी की जाती थी। इनके पृथक पृथक अधिकार निर्धारित किए जाते थे। काजियों की सहायता से मुफ्ती हुआ करते थे, यानी काजी की सहायता के लिए मुफ्ती हुआ करते थे। इनका कर्तव्य कानून का अर्थ बताना तथा फतवा जारी करना था। जब काजी में ही फतवा जारी करने की योग्यता होती तो उसे मुफ्ती की सहायता की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यानी फतवा जारी कर सकते हैं, जब काजी ही फतवा जारी करने की योग्यता नहीं थी, वो सब्स्टिट्यूट रख रहा है, तो काजी किस बात का। आवश्यक प्रमुख नगरों में मुहत्तसीब नियुक्त थे, जो नाप तोल के बाद गज आदि का निरीक्षण करते, जुआ और शराबखोरी को रोकते तथा इस बात का ध्यान रखते कि मुसलमान लोग प्रतिदिन 5 दफ़ा नमाज पढ़ते हैं या नहीं। यानी मुहत्तसीब नियुक्त किए गए थे, जो जनता की धार्मिक क्रियाकलापों को देखा करते थे और शराबखोरी रोकते, नाप तोल के बांटों का जांच करते, गज आदि का निरीक्षण करते। रमजान पर उपवास करते हैं या नहीं, इस प्रकार ये लोग भी न्याय का कार्य संभालते थे और सामाजिक नियमों और कर्तव्यों का पालन करते हुए मीर आदिल राजधानी तथा प्रांतीय सदर मुकामों में नियुक्त किए जाते थे। मीर आदिल और सदर मुकामों आदि की नियुक्ति भी की जाती थी, लेकिन छोटे छोटे शहरों और परगनों में नहीं। इन लोगों के कर्तव्य भी काजियों के समान ही थे। मुकदमों का फैसला करने के अतिरिक्त जेलों का निरीक्षण करना, कैदियों की हालत देखना का कार्य भी काजियों को सुपुर्द था। यानी जेल कैसे व्यवस्थित है या नहीं, कैदियों की कैसी हालत है, इनके बारे में देखना आदि काम भी काजियों के ऊपर था। कैदियों के मामले पर भली प्रकार विचार करने के पश्चात उन्हें मुक्त कर दिया जाता है। यानी अगर कोई कैदी अपराध में सजा काट रहा है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा रहा है कुछ वर्षों में, तो उसे फ्री भी कर दिया जाता था। अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत वक्फ का ट्रस्टी भी काजी होता था। यानी वक्फ बोर्ड जो ट्रस्ट बना रखा था इस्लाम धर्म में जो मुस्लिमों द्वारा, उसका हेड भी काजी होता था। मुकदमों की सुनवाई करते समय अदालतों के मुंशी द्वारा सबूतों को दर्ज करना आवश्यक था। यानी किस सबूत पर आपने किसी को छोड़ा या निर्णय दिया, उसकी भी आपको लिखना पड़ेगा, उसको सबूतों को दर्ज करना आवश्यक था, जिससे अपराधी के अपराध पत्र तैयार करने के काम में उनका उपयोग किया जाता था। गवाही से जिरह की जाती थी, यानी गवाहों से क्रॉस क्वेश्चन, उनसे पूछताछ की जाती थी और अपराधी को अपना बचाव रखने का पूरा मौका दिया जाता था। अपराधी के चेहरे, मोहरे, चाल ढाल और उसके मनोवैज्ञानिकता का भी अध्ययन आवश्यक था। यानी अपराधी को सजा देने से पहले उसके चाल ढाल, हाव भाव, उसकी मानसिकता आदि का भी ज्ञान रखा जाता था और इस पर अकबर विशेष जोर देता था। जिरह करने के पश्चात सत्य पर पहुंचने के लिए उसने न्यायाधीशों को आवश्यक निर्देश दे रखे थे। अदालत का संगठन तथा आपस में उनका एक दूसरे का संबंध बड़ा गड़बड़ था। न्यायालय, उच्च न्यायालय जिनके अंतर्गत शाही तथा काजी की अदालतें भी आती थी, अपीलों की ही सुनवाई नहीं करते बल्कि नए मुकदमे भी लाते थे। यह जरूरी नहीं है कि कोई अपील जिले अथवा प्रांत की अदालत में पहुंचे के बाद प्रमुख काजी ही अदालत में जाए। कभी कभी नगर के न्यायालय भी कई अपील जिले की अदालत में भी की जा सकती है, यानी काजी के पास ही नहीं जाए, जिले और प्रांत की जो अदालतें थे वहाँ पर भी जा सकते हैं। कभी प्रांतीय अदालतें में भी कुछ प्रमुख काजी की अदालतें अथवा कभी शाही अदालत में एकदम सीधे पेश की जा सकती थी। यानी कुछ मामले ऐसे थे जो सीधे प्रांत की अदालत में भी आ सकते थे और बादशाह के सामने भी पेश किए जा सकते थे। दूसरे, कभी कभी एक दूसरे के मुकदमे अनेक न्यायाधीशों द्वारा फैसले किए जाते थे। ये निश्चित नहीं किया जा सकता किस प्रकार के मुकदमे छोटी अदालतों में लाए जाएंगे। उदाहरण के लिए केवल एक काजी ही नहीं, मीर आदिल और प्रांतों के गवर्नर भी फौजदारी मुकदमे करते थे जिनमें बिल्कुल एक से ही अपराध होते थे। दीवानी मुकदमे काजी, मीर आदिल और प्रांतों के दीवान किया करते थे। तीसरे, न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था के विभाग पृथक थे, पृथक कार्य नहीं करते थे और शासन व्यवस्था के गवर्नर और दीवान जैसे अधिकारियों को न्याय का कार्य सौंपा गया था। न्याय विधान भी ठीक प्रकार से तैयार नहीं था। हिंदुओं और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून, उदाहरणों के लिए उत्तराधिकारी विवाद, तलाक आदि के संबंधित
दोनों जातियों के न्याय शास्त्रों में सम्मिलित थे। यानी उत्तराधिकारी नियम, विवाह, तलाक आदि में दोनों जो हिंदू और मुस्लिम रीतियां हैं, दोनों के जो विचार हैं वो दोनों सम्मिलित थे। परंपरागत प्रचलित कानून लिखा ही नहीं गया था, अतएव न्यायाधीश अपनी स्वतंत्र विचार धारणा के सहारे न्याय करता था। यानी जो न्याय किस प्रकार किया जाएगा इस प्रकार का कोई विधान नहीं था, वो अपनी स्वतंत्र विचारधारा के माध्यम से ही न्याय करता था। आधुनिक मापदंड की अपेक्षा उस समय का फौजदारी कानून बड़ा सख्त था और अपराधियों को दंड दिया जाता था वह अपराध को देखते हुए अनुपयुक्त एवं अनुपात रहित होता था। यानी अपराधियों को जो दंड दे दिया जाता उसका अनुपात क्या है उसकी कोई परवाह नहीं की जाती थी। फौजदारी मामलों में मामले तय करने के लिए इस्लामी कानूनों का सहारा लिया जाता था तथा उनके अनुसार अपराधियों को 4 प्रकार के दंड दिए जा सकते थे। यानी अपराधियों को 4 प्रकार के दंड दिए जा सकते थे। पहला है किसास, किसास। दूसरा है क्षतिपूर्ति, तीसरा है हड्डी तोड़ना, हड्ड। चौथा है ताज़ीर। 4 प्रकार के प्रावधान थे। पहला अर्थात बदला लेना, इसमें किसास यानी बदला लेना। क्लियर? किसास अर्थात बदला लेना हत्या करने अथवा घायल करने के अपराधों में इस दंड का प्रयोग किया जाता था। दूसरा दिया यानी क्षतिपूर्ति करना, क्षतिपूर्ति देना, नाम से स्पष्ट हो रहा है। तीसरा है हड अर्थात दुराचार से संबंधित अपराधों के लिए यह दंड दिया जाता था। चौथा है ताज़ीर, वह दंड जो न्यायाधीशों अपने स्वतंत्र विचार से उचित समझकर दे दे। 4 प्रकार के दंड थे। पहला किसास यानी बदला लेना, दूसरा क्षतिपूर्ति, तीसरा दुराचार संबंधी और चौथा ताज़ीर यानी काजी अपनी स्वतंत्र विचारधारा के अनुसार जो फैसला कर दे वह ताज़ीर कहलाता था। जो दंड आमतौर पर दिए जाते थे वह इस प्रकार के थे। भिन्न भिन्न अवधि के लिए कैद और जुर्माने, जमीन जायदाद की जब्ती पर कोड़े लगाना, अंग विच्छेदन करना, देश निकाला, मृत्युदंड प्राय सम्राट द्वारा ही दिया जाता था। चाहे दुराचार, राजद्रोह, हत्या आदि अपराधों के लिए प्रांतीय गवर्नरों को मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं था। यानी मृत्युदंड तो सिर्फ सम्राट ही देगा, बादशाह ही देगा। मृत्युदंड प्राप्त अपराधी व्यक्ति को आमतौर पर हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाकर मारा जाता था। यानी उन्हें फांसी पर नहीं लटकाया जाता था, उन्हें हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाकर मारा जाता था और यह दंड सिर्फ सम्राट बादशाह ही देता था। इस प्रकार न्याय व्यवस्था के अंतर्गत हमने उनकी न्याय व्यवस्था देखी। हिंदू जो कानून व्यवस्था है मुस्लिम कानून व्यवस्था से दोनों के विचारों को उन्होंने लिया और अपनी एक नई जो विचारधारा थी उसके अनुसार अकबर उदार न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और उस समय की जो परिस्थिति है, अपराधी की जो मनोवृत्ति है, उसके हालचाल है, उसको देखकर दंड दिया जाता था। दंड भी 4 प्रकार के थे जो आपके सामने है और इस प्रकार अकबर की न्याय व्यवस्था थी जो लागू थी। अगला है पुलिस व्यवस्था। अगला है पुलिस व्यवस्था। पुलिस व्यवस्था अकबर की पुलिस शासन व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ तथा जनहितकारी थी। समस्त पुलिस को नगर पुलिस, जिले पुलिस और ग्राम पुलिस इन 3 श्रेणियों में विभाजित कर रखा था। नगर, जिले और ग्राम, 3 प्रकार की पुलिस व्यवस्था थी। राज्य के प्रत्येक शहर और कस्बे में कोतवाल रखा जाता था जिसका कर्तव्य सुख शांति की स्थापना करना था। कोतवाल के कार्यों का वर्णन मैंने इस क्लासों में आगे भी किया है। सुख शांति व्यवस्था करना, वह शहर की पुलिस का प्रधान था और अपराधी के लिए दंड निश्चित करता न्यायाधीश भी था। वह चोरों, डाकुओं, अन्य साधारण अपराधियों के विषय में सोच विचार करके दंड दिया करता था। उसका मुख्य कार्य नागरिक जीवन में शांति वातावरण बनाए रखना था। इसके अतिरिक्त
अकबर की सामाजिक व्यवस्था भी सुदृढ़ रखने, माप तोल और बाजारों के भावों का निरीक्षण करना आदि उसका उत्तरदायित्व था। संयोगवश यदि चोर को पकड़ने में असफल होता तो चोरी किए हुए माल का मूल्य वह खुद ही चुकाता था, यह उसका उत्तरदायित्व था। प्रत्येक कोतवाल अपराधी को बेतों की मार, अंग भंग तथा अन्य प्रकार का कष्ट देने का अधिकार रखता था, परंतु वह मृत्युदंड नहीं दे सकता था। संक्षेप में कोतवाल के कर्तव्य समुचित थे तथा उसकी शक्ति विस्तृत है निरंकुश थी। जिले के कानून और आज्ञाओं के पालनार्थ फौजदार की नियुक्ति होती थी, यानी जिले में फौजदार, यहाँ कोतवाल। क्लियर? नियुक्ति होती थी। जिले में कानून और आज्ञाओं के पालनार्थ फौजदार की नियुक्ति होती थी। इस कार्य की सफल बनाने के लिए अमीन एवं परगने के मुख्य मालगुजारी कर्मचारी उसके सहायक थे। जिले के मुख्य स्थानों पर नगर की सुरक्षा आदि कर्तव्यों का पालन के लिए फौजदार और कोतवाल भी रखा जाता था। सड़कों की सफाई, मरम्मत, हर प्रकार की व्यवस्था को मिटाना दरबार के मुख्य कर्तव्य। कोतवाल की भांति फौजदार भी चोरी किए हुए सामान का स्वयं उत्तरदायी होता था। उसे शांतिकाल में समुचित आचरण तथा साधारण समय में शांति और सुख व्यवस्था की सफलतापूर्वक स्थापित करने का भी अधिकार था। प्रत्येक परगने में एक थाने अथवा पुलिस स्टेशन हुआ करता था। गांव में पुलिस शासन के लिए अकबर ने प्राचीन परंपराओं का अनुसरण करते हुए स्थानीय दायित्वों के सिद्धांत को स्थापित किया था। गांव का मुखिया के लिए यह आवश्यक था कि वह चोरों और डाकुओं को यह निश्चित समय पर खोज निकाले, यानी गांव का जो मुखिया होता वही इसका हेड था, को खोज निकाले। असफल होने की दशा में मुखिया ही उस हानि की भरपाई करता था, उसका उत्तरदायी समझा जाता था। साधारण प्रत्येक अपराध का उत्तरदायी पूरे गांव पर होता था और हानि की पूर्ति के लिए चंदा दिया जाता था। साधारण पुलिस के कार्य प्रत्येक गांव में एक चौकीदार भी रहता था। अकबर की संरक्षता में पुलिस का प्रबंध अत्यंत सुंदर एवं उच्च कोटि का था, जिससे जनता में शांति और सुशासन की समुचित व्यवस्था रही। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उस समय चोरी, दुष्चरित्र, धोखेबाजी अथवा अन्य प्रकार के ऐसे विघ्न जो प्रजा की शांति भंग करने वाले हैं नहीं होते थे। उस समय भी कुछ पेशेवर चोर डाकू पहाड़ियों और जंगलों में रहते थे, और जिस समय स्थानीय पुलिस को वे असावधान और निश्चिंत समझते तभी खुले मैदान में आकर लूट खसोट करते। यानी अकबर ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, तो उसके समय में भी डाकू और चोर होते थे जो पहाड़ियों में छुपे होते थे, और जब देखते हैं कि समय अपना है तो जाकर वहाँ पर दावा बोल देते और लूट लेते, चोरी कर लेते। 16वीं शताब्दी के अंतर्गत देश की क्या स्थिति थी, इसका सबसे बड़ा सुंदर वर्णन है। यद्यपि उन्होंने कुछ बातें बड़ा चढ़ाकर लिखी हैं, परंतु नियमों की दृढ़ता, लोगों के उच्च आदर्श, दंड विधान की कठोरता के दृष्टिकोण से प्रजा का स्तर इस समय कहीं अधिक ऊंचा था। यानी यह विभिन्न प्रकार की बातें हमने इसमें अध्ययन की हैं। उससे ये पता लगता है कि उस समय जो जनता थी उनका जो चरित्र था वह ऊंचा था, लोगों में इतना फरेब नहीं था। अगला है बंदी गृह। बंदी गृह अकबर के समय बंदी गृह दो प्रकार के थे। एक तो ऊंची स्थिति के लिए बंदियों के लिए, दूसरा साधारण अपराधियों के लिए। एक जिसने अपराध गंभीर किया उनके लिए बंदी गृह अलग था, और दूसरा जिसने छोटे अपराध किए हैं, साधारण अपराध किए, उनके लिए अलग था। प्रमुख सरदार और राजकुमार जो राजद्रोह में अपराधी होते थे, उन्हें देश के विभिन्न भागों के किलों के अंदर कैद करवा कर रखा जाता था। इनमें ग्वालियर, रणथंभौर, रोहतास, बक्खर और बयाना के किले प्रमुख थे। यानी जो अगर राजकीय हैं, उन्होंने अपराध किया है तो उनको भी नज़रबंद कर दिया जाता था, कैद कर दिया जाता था। राजधानी प्रांतों के सदर मुकामों, जिलों और परगनों में भी स्थानीय बंदी गृह थे। दंड प्राप्त बंदियों के अतिरिक्त विचाराधीन बंदी थे जिन पर विचार कर रहे हैं, मुकदमा चल रहा है। न्याय विभाग के उच्च अधिकारी द्वारा जेल का समय समय पर निरीक्षण किया जाता था और काजियों को इन पर नियुक्त किया था। ये लोग कैदियों की दशा देखते भालते रहते, और जिन कैदियों को ये समझते थे कि काफ़ी कष्ट उठा चुका है, उन्हें छोड़ भी देते थे। कभी कभी राजधानी की जेल का निरीक्षण बादशाह और प्रांत जिलों के वहाँ के गवर्नर किया करते थे। कैदियों के रहने सहने अथवा सफाई व्यवस्था, भोजन आदि का प्रबंध संतोषजनक था। वर्तमान काल की जेलों की अपेक्षा
संतोषजनक नहीं था, फिर भी अधिक संतोषजनक था। वहाँ पर बंदियों को बंद रखते थे, उनके साफ सफाई, उनकी देखभाल, उनके स्वास्थ्य आदि का प्रबंध अच्छा था, किंतु आधुनिक जो जेलों में है वैसा नहीं था। इस प्रकार हमने अकबर के विभिन्न जो बंदी गृह हैं, टकसाल है, न्याय व्यवस्था है, इन आदि बातों का अध्ययन किया। और आज के इस क्लास में इतना ही। आगे नेक्स्ट। थैंक यू।